क्या कभी ये सोचा है कि दुनिया भर में हमने जो इतने सारे बांध और जलाशय बनाए हैं, उन्होंने हमारी पृथ्वी के घूमने की धुरी मतलब रोटेशनल एक्सिस को 1835 से लेकर आज तक 1 मीटर से भी ज्यादा खिसका दिया है। ये सच में चौंकाने वाली बात है। ये कोई साई-फाई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक असली भौगोलिक घटना है जिसे ट्रू पोलर वॉन्डर कहते हैं। बिल्कुल, और ये तो बस एक झलक है कि इंसान का असर अब कितना गहरा हो चुका है। हाँ, आज हम एक यूपीएससी अभ्यर्थी के भेजे हुए स्रोतों पर गहरी नजर डाल रहे हैं। इसमें विजन आईएएस की पीटी 365 एनवायरनमेंट मैगजीन का भूगोल वाला अध्याय है। और साथ में कुछ पिछले सालों के प्रश्न पत्र भी हैं। जी हाँ, हमारा मकसद इस जानकारी के ढेर से वो मोती निकालना है जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और उन्हें इस तरह समझना है कि वो हमेशा के लिए याद रह जाएं। सही कहा। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर और बाहर से कितनी जिंदा और गतिशील है, और ये हमारी परीक्षाओं और हमारी जिंदगियों को कैसे प्रभावित करती है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसे समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के अंदर चल रही कुछ सबसे शक्तिशाली प्रक्रियाओं की। स्रोतों में 3 बड़े नाम सामने आते हैं: पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, डिलेमिनेशन और ट्रू पोलर वॉन्डर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का नाम तो हम सब ने स्कूल में सुना है, प्रशांत महासागर के चारों ओर एक घोड़े की नाल जैसा इलाका। लेकिन ये सिर्फ एक नाम से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल, इसका नाम रिंग ऑफ फायर ऐसे ही नहीं पड़ा है। दुनिया के 75% ज्वालामुखी और आप सोचिए 90% भूकंप इसी एक इलाके में आते हैं। 90%? हाँ, इसकी वजह है प्लेट टेक्टोनिक्स, खास तौर पर सबडक्शन जोन। ये वो जगह है जहां एक भारी महासागरीय प्लेट एक हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे खिसक जाती है। जब ये प्लेट नीचे पिघलती है तो जबरदस्त दबाव और गर्मी पैदा होती है, और वही ज्वालामुखियों और भूकंपों के रूप में बाहर निकलती है। एकदम सही। स्रोत में रूस के कामचटका प्रायद्वीप में हाल ही में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप का जिक्र भी है। 8.8 तीव्रता, ये तो बहुत ज्यादा है। स्रोत में रिवर्स फॉल्टिंग का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? क्या ये मतलब सामान्य भूकंप से अलग है? हाँ, थोड़ा अलग है। इसे ऐसे समझिए कि ज्यादातर फॉल्ट्स में जमीन के टुकड़े एक दूसरे से दूर जाते हैं या फिर अगल-बगल खिसकते हैं। अच्छा। लेकिन रिवर्स फॉल्टिंग में जबरदस्त दबाव मतलब कंप्रेशन की वजह से जमीन का एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर चढ़ जाता है। ओहो। ये अक्सर सबडक्शन जोन में होता है, जहां प्लेटें एक दूसरे को लगातार धकेल रही होती हैं। और जो अभ्यर्थी जीएस पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। यूपीएससी ने 2013 में प्लेट की सीमाओं और उनसे जुड़ी आकृतियों पर सवाल पूछे थे, तो ये टॉपिक हमेशा हॉट रहता है। अच्छा, अब ये जो अगला शब्द है डिलैमिनेशन, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। लैमिनेशन का मतलब तो परतें जोड़ना होता है, तो क्या डिलैमिनेशन का मतलब परत को उखाड़ना है? ये पृथ्वी के अंदर कैसे हो सकता है? कल्पना कीजिए जिसे किसी ने एक टेबल पर बिछाया हो। ठीक है। अब मान लीजिए कि कंबल का निचला हिस्सा बहुत ज्यादा भारी और ठंडा होकर टूट जाए और जमीन पर गिर जाए, तो टेबल पर जो बचा हुआ कंबल है वो हल्का होकर थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल। हिमालय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो भारतीय प्लेट का निचला भारी हिस्सा, जिसे हम लिथोस्फेरिक मेंटल कहते हैं, वो टूटकर गर्म मेंटल में डूब गया। अच्छा। जैसे ही ये भारी हिस्सा नीचे गिरा, ऊपर की हल्की परत यानी हिमालय और तेजी से ऊपर उठ गई। तो ये एक तरह से पृथ्वी की सतह के नीचे चल रही एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली प्रक्रिया है जो सतह पर पहाड़ों की ऊंचाई तय कर रही है। वाह, ये एनालॉजी शानदार थी। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो गया। और तीसरा, ट्रू पोलर वॉर्नर, जिसकी बात हमने शुरू में की थी, ये सुनकर ही अजीब लगता है कि हम इंसान पृथ्वी की धुरी को हिला सकते हैं। क्या ये वाकई इतना बड़ा असर है? इसका असर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन ये वास्तविक है और मापने योग्य है। स्रोत बताते हैं कि सिर्फ बांधों में जमा किए गए पानी के वजन ने 1835 से अब तक धुरी को 1 मीटर से ज्यादा खिसका दिया है। 1 मीटर? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे पृथ्वी पर द्रव्यमान मतलब मैस रीडिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो ग्लेशियरों के पिघलने से हो या इंसानी गतिविधियों से, पृथ्वी के घूमने के तरीके को बदल सकता है। और इसका एक और असर है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, हमारे दिन लंबे हो रहे हैं। हाँ, ये उसी से जुड़ा है। जब द्रव्यमान ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाता है तो पृथ्वी का आकार थोड़ा और चपटा हो जाता है, जिससे उसकी घूमने की गति आम थोड़ी धीमी हो जाती है।
ये बहुत मामूली है, लेकिन स्रोत के अनुसार 2000 के बाद से दिन हर 100 साल में 1.33 मिलीसेकंड्स लंबे हो रहे हैं। बाप रे। ये सब दिखाता है कि मानवीय गतिविधियां अब भूवैज्ञानिक शक्तियों का रूप ले रही हैं। इन तीनों जटिल प्रक्रियाओं को याद रखने के लिए शायद एक मेमोरी हुक बना सकते हैं। जरूर। RDT, रिंग ऑफ फायर, डिलैमिनेशन और ट्रू पोलर वॉन्डर। परीक्षा के दबाव में ये काफी काम आ सकता है। बहुत अच्छा आइडिया है। तो हमने देखा कि पृथ्वी के अंदर की प्लेटें कैसे सतह पर भूकंप और पहाड़ बनाती हैं, लेकिन सतह पर एक और विशाल शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित करती है, हमारे महासागर। हाँ। चलिए अब समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि वहां कौन सी धाराएं हमारी जलवायु का भविष्य लिख रही हैं। और यहाँ सबसे बड़ा नाम आता है अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन या एमॉक का। मैंने पढ़ा है कि इसे अटलांटिक महासागर का कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं। मतलब एक तरह की समुद्री नदी जो पूरे अटलांटिक महासागर में बहती है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक विशाल वैश्विक कन्वेयर बेल्ट है। गरम खारा पानी भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाता है। रास्ते में ये गर्मी छोड़ता है जिससे यूरोप का मौसम गर्म रहता है। जब ये पानी ग्रीनलैंड के पास पहुंचता है तो ये बहुत ठंडा और भी ज्यादा खारा हो जाता है, जिससे ये भारी होकर समुद्र की गहराइयों में डूब जाता है। फिर ये ठंडा पानी दक्षिण की ओर बहता है और ये चक्र चलता रहता है। तो ये सिर्फ एक समुद्री धारा नहीं है, ये एक तरह से यूरोप का हीटर है। अगर ये बंद हो गया तो यूरोप जम जाएगा। लेकिन हमारे स्रोतों में एक चिंताजनक बात लिखी है, इसकी अभूतपूर्व कमजोरी। इसका भारत से क्या लेना देना है? इसका भारत से बहुत गहरा लेना देना है। AMOC भारतीय मॉनसून की तीव्रता को भी प्रभावित करता है। अच्छा। जी हाँ। चिंता की बात यह है कि ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है। ये पिघला हुआ ताज़ा पानी अटलांटिक में मिल रहा है और ताज़ा पानी खारे पानी से कम घना होता है, इसलिए ये आसानी से नीचे नहीं डूबता। इससे ये पूरा कन्वेयर बेल्ट धीमा पड़ रहा है। एक मिनट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हजारों किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड में जो हो रहा है उसका सीधा असर केरल के किसान की फसल पर पड़ सकता है? बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारी पृथ्वी एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एक अकादमिक तथ्य नहीं है, ये असल जिंदगियों को प्रभावित करने वाली हकीकत है। जलवायु परिवर्तन के लिहाज से ये GS पेपर 3 के लिए एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। जलवायु से ही जुड़ा एक और टर्म है जो हम हर साल मॉनसून के समय सुनते हैं, लॉन्ग पीरियड एवरेज या LPA। IMD कहता है कि इस साल 105% LPA बारिश होगी। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? LPA को मॉनसून का रिपोर्ट कार्ड समझिए। जैसे स्कूल में पूरी क्लास का एक एवरेज स्कोर होता है, हाँ। जिससे पता चलता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया। हाँ। वैसे ही LPA भारत की पिछले 50 सालों की बारिश का एवरेज है, जो कि 87 सेंटीमीटर है। IMD इसी एवरेज से तुलना करके बताता है कि इस साल का मॉनसून पास हुआ, मतलब 96 से 104%, फेल हुआ या टॉप किया। रिपोर्ट कार्ड बहुत मायने रखता है। ये सीधा GS पेपर 3 से जुड़ता है। सही। अब महासागरों में जलवायु के अलावा और भी बहुत कुछ है। खनिज संसाधन उदाहरण के लिए। हाँ, स्रोतों में पॉलीमेटालिक सल्फाइड या PMS का जिक्र है। ये सुनने में किसी कीमती चीज जैसा लगता है। क्या ये गहरे समुद्र का खजाना है? आप इसे खजाना कह सकते हैं। ये गहरे समुद्र के तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास बने सल्फाइड के ढेर हैं। इनमें तांबा, सीसा, जिंक, सोना और चांदी जैसे खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं। वाह! जैसे जैसे जमीन पर खनिज कम हो रहे हैं, दुनिया की नजरें समुद्र के इस खजाने पर हैं। और भारत इस दौड़ में पीछे नहीं है। स्रोत बताते हैं कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी ISA के साथ अरब सागर में कार्लसबर्ग रिज पर PMS की खोज के लिए 15 साल का अनुबंध किया है। ये भारत के डीप ओशन मिशन और हमारी रणनीतिक खनिज सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि हम अपनी ऊर्जा और खनिज जरूरतों के लिए अब सिर्फ जमीन पर निर्भर नहीं रह सकते। और ये मुझे 2013 के प्रीलिम्स के उस सवाल की याद दिलाता है। अरे हाँ, मुझे याद है। वो सवाल था कि मछली पकड़ने के सबसे अच्छे मैदान कहाँ मिलते हैं, और जवाब था जहाँ गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं मिलती हैं। बिल्कुल। UPSC हमेशा से इन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को पकड़ता है। मतलब महासागरीय धाराएं सिर्फ जलवायु ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को भी चलाती हैं। बिल्कुल। और जब हम पूर्वानुमान और अर्थव्यवस्था की बात कर ही रहे हैं
तो हमें भारत के एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग पर गौर करना चाहिए। इसने मौसम के पूर्वानुमान का पूरा खेल ही बदल दिया है। आप भारत फोरकास्ट सिस्टम यानी BFS की बात कर रहे हैं। यहाँ पर चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। स्रोतों के मुताबिक ये दुनिया की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाई रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। मीटर से घटाकर 6 किलोमीटर कर दिया है। 6 किलोमीटर? जी। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के सबसे अच्छे मॉडलों का रेजोल्यूशन भी 9 से 14 किलोमीटर के बीच है। तो हम इस मामले में दुनिया में सबसे आगे हैं। ये सुनने में तो क्रांति जैसा लगता है, लेकिन एक आम इंसान के लिए, एक किसान के लिए 12 किलोमीटर और 6 किलोमीटर के इस फर्क का जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? क्या इससे वाकई कोई बड़ा बदलाव आता है? बहुत बड़ा बदलाव। 12 किलोमीटर का मतलब है कि पूर्वानुमान एक बड़े ब्लॉक के लिए एक जैसा होता था, जिसमें कई गांव आ सकते थे, जहां मौसम अलग अलग हो सकता है। सही बात है। 6 किलोमीटर का मतलब है कि अब हम लगभग हर गांव को उसका अपना ज्यादा सटीक और लोकेशन स्पेसिफिक पूर्वानुमान दे सकते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए ये गेम चेंजर है। सोचिए, चक्रवात या अचानक आने वाली बाढ़ की सटीक जानकारी घंटों पहले मिलने से कितनी जानें और संपत्ति बचाई जा सकती हैं। और इसके पीछे की तकनीक भी उतनी प्रभावशाली है। 40 डॉपलर वेदर रेडार से रियल टाइम डेटा और अंक और अरुणिका जैसे सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही नहीं, बल्कि हार्डकोर साइंस और कंप्यूटिंग में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। निश्चित रूप से। और जो अभ्यर्थी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वे इस पॉइंट को अपने GS3 के आपदा प्रबंधन वाले उत्तर में एक बेहतरीन केस स्टडी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण संगठनों और अवधारणाओं पर एक नजर डालते हैं जो स्रोतों में दिए गए हैं। पहला है यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स नेटवर्क या GGN। ये क्या है? नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व से ये कैसे अलग है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। GOGN अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व वाले क्षेत्रों का एक नेटवर्क है। देखिए, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व मुख्य रूप से जैव विविधता मतलब फ्लोरा एंड फौना पर केंद्रित होते हैं। हाँ। लेकिन जियो पार्क भू विविधता या जियो डाइवर्सिटी यानी चट्टानों, जीवाश्मों और भू आकृतियों के संरक्षण पर ध्यान देते हैं। यहाँ सिर्फ संरक्षण नहीं होता, बल्कि शिक्षा और सतत विकास को भी बढ़ावा दिया जाता है। और यहाँ एक चौंकाने वाला तथ्य है जो स्रोत में दिया गया है। 2026 की शुरुआत तक दुनिया के 50 देशों में 229 जियो पार्क हैं, लेकिन भारत में एक भी नहीं है। हाँ, ये अविश्वसनीय है। हमारे पास हिमालय से लेकर पश्चिमी घाट तक इतनी भूवैज्ञानिक विरासत है। हाँ, यह प्रीलिम्स के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। भारत में कई साइट्स में जियो पार्क बनने की क्षमता है, लेकिन अभी तक कोई भी यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं हो पाया है। एक और महत्वपूर्ण संगठन है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च यानी NCPOR। नाम से तो इसका काम साफ है। हाँ, ये भारत की ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान की नोडल एजेंसी है। अंटार्कटिका में हमारे मैत्री और भारती रिसर्च स्टेशन और आर्कटिक में हिमाद्री स्टेशन का प्रबंधन यही संगठन करता है। इसका मुख्यालय गोवा में है। और जैसा कि हमने एमॉक पर बात करते हुए देखा, ध्रुवीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए ग्राउंड जीरो हैं। बिल्कुल। आर्कटिक में जो भी बदलाव होते हैं उनका असर पूरी दुनिया के जलवायु पर पड़ता है, जिसमें भारतीय मानसून भी शामिल है। तो NCPOR का काम सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा के लिए नहीं है, ये भारत की खाद्य और जल सुरक्षा के लिए भी रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है। यही वो समग्र दृष्टिकोण है जिसकी UPSC को तलाश रहती है। तो अगर इस पूरी चर्चा से एक बात समझनी हो तो वह है भौगोलिक प्रक्रियाओं का गहरा अंतर संबंध। पृथ्वी के अंदर की डिलैमिनेशन प्रक्रिया हिमालय की ऊंचाई तय कर रही है। हजारों किलोमीटर दूर आर्कटिक की पिघलती बर्फ अटलांटिक की धाराओं को धीमा कर रही है, जो हमारे मानसून को कमजोर कर सकती है। और इस सब को समझने और इसके लिए तैयार रहने में हमारी अपनी तकनीक जैसे भारत फोरकास्ट सिस्टम हमारी मदद कर रही है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। और मेंस की उत्तर लेखन शैली के लिए ये समग्र दृष्टिकोण, ये होलिस्टिक अप्रोच बहुत महत्वपूर्ण है, जहां अलग अलग विषयों को जोड़कर एक व्यापक उत्तर लिखना होता है। आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि AMOC क्या है, ये बताना कि इसका भारतीय कृषि पर क्या असर पड़ सकता है। एकदम सही। चलिए आज की इस चर्चा को एक विचार उत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। स्रोतों में गहरे समुद्र में पॉलीमेटालिक सल्फाइड के खनन का उल्लेख है,
जैसे जैसे देश इन संसाधनों के लिए समुद्र की गहराइयों में उतर रहे हैं, क्या हम जमीन की तरह ही समुद्र के तल पर भी नई भू-राजनीतिक और पर्यावरणीय मतलब फॉल्ट लाइंस बनते हुए देखेंगे? क्या हम समुद्र के अंधेरे और शांत तल पर नई लड़ाइयों की नींव रख रहे हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। ये भविष्य के संसाधन राजनीति और पर्यावरण संरक्षण के बीच के अपरिहार्य संघर्ष को दर्शाता है। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत विकास के सिद्धांतों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे विचार किया जाना चाहिए।